आज के इंसान ने दुनिया की तारीख में पहली बार अपना सारा इल्म, अपना सारा डाटा वो बादलों में मुंतकिल कर दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेट क्लाउड्स। जस्ट इन केस इफ़ यू आर वंडरिंग, सैटेलाइट्स से भी बात अब उधर को और ही तरह को निकल रही है। ये इससे पहले दुनिया की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। कोई ऐसा सवाल क्या इंसान के पास अब बाकी बचा है जो वो गूगल में, यूट्यूब में, एआई में, चैट जीपीटी में लिखे और उसका जवाब उसको ना मिले? गलत सही को छोड़ें, जवाब ना मिले, ऐसा अब कोई सवाल बाकी नहीं है। आप गौर कीजिएगा इस बात पे। तो मेरे नज़दीक इसका एक मतलब और भी है, चूँकि मैं सारी ज़िंदगी आईटी से ही वाबस्ता रहा हूँ, इसलिए मुझे एक और तरह से इस बात का पता है। वो ये है कि इंसान ने पहली बार अपना कॉन्शियस जो है, जो शऊर है उसका, वो सारे का सारा अपलोड कर दिया है। अपलोड तो कर दिया है, और ये अपलोड जब से इंटरनेट आया तब से होना शुरू हुआ है। उससे पहले तो हार्ड डिस्क में होता था। अब यूँ समझे हार्ड डिस्क बादलों में, अब वहाँ पे चली गई है। और इस कॉन्शियस की एक्सेस जो है वो हमने मशीन को दे दी। ऐसी मशीन जो थिंकिंग को रेप्लिकेट करने की सलाहियत रखती है। अब वो इस डाटा के साथ कनेक्ट कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि इंसान ने एक मशीन, जिसे आप आम अल्फाज में रॉबोट्स भी कह सकते हैं, और इसकी हज़ारों शक्लें, कंप्यूटर्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, इनके हवाले अपना मुकम्मल तरीन आज तक का शऊर है, हमारा कॉन्शियस है, इनके हवाले कर दिया है। और इस शऊर में तख्लीक से लेके अब तक सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं इसको एंशियंट माइंड कहता हूँ। एक मेरा माइंड है, उसका यानी वो कॉन्शियस, आई एम कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ। इसी तरह तमाम इंसानों से मिलकर एक दुनिया का शऊर बनता है, जिसे आमतौर पे हम इज्तमाई शऊर कहते हैं। इसमें सब कुछ पड़ा होता है। वो पहले पता क्या था, पहले किताब की सूरत में था, हम सारा कुछ तो डिस्कस करके आए हैं, तो एक्सेस कम थी, दुनिया थोड़ी इसी वजह से सेन लगती थी। अब चूंकि वो सब इंटरनेट पे चला गया हुआ है, तो एक्सेस ओपन हो गई, इसीलिए दुनिया इनसेन हो गई है। सादा सी बात यह है कि एक इंसान को आप सारी दुनिया के इल्म तक रसाई देते हैं, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन का बेहंगम सैलाब बन जाएगा, जिसमें कोई सिमत नहीं। किसको चाहिए सारी दुनिया का इल्म? मुझे तो नहीं चाहिए ऐसा इल्म जिसकी कोई सिमत नहीं है और वो हर तरफ से उमड़ रहा है। इस बेसिमत इल्म की बेपनाह फराहमी के नतीजे में इंसान इतना ओवरवेल्म होता है कि वो पागल होकर ज़ुम्बी होने लगेगा। आपने कभी गौर नहीं किया ज़ुम्बीज़ की इतनी मूवीज़ क्यों बन रही हैं, इतने ये प्रोजेक्ट्स क्यों बन रहे हैं ज़ुम्बी के बारे में? तो मैं पहले भी कोट कर चुका, कुरान पाक की एक आयत है कि तू देखेगा उस दिन के वो नशे में मदहोश हैं, हालांकि वो नहीं होंगे। और फिर वही हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसमें आप हर आदमी देखें एक अजीब खलजान में, एक अजीब गुमान में, एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फोबियाज़, शिज़ोफ्रेनियाज़, बाइपोलर लोगों को हो रहे हैं, एंग्जाइटीज़, और पता नहीं क्या क्या लोगों को हो रहा है, कैसे कैसे खौफ लोगों के अंदर, ऐसी ऐसी बेहंगम अकल निकल के सामने आ रही है कि आदमी हैरान। टिकटॉक देख लें, फेसबुक पे क्या कर रहे हैं लोग। जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत बड़ी आजमाइश भी बन सकता है। इसलिए जो भी आप अब सुनेंगे मेरे मुंह से, उसके बारे में याद रखें, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि उसका मकसद आप तक मौजू के मुताबिक बात मुकम्मल करके शरह के साथ पहुँचाना है, आपके अंदर कुशाइश पैदा करना है। इसका मकसद जो है वो देखें, कोई भी अभी जो कुछ मैं बताऊंगा इससे अगर कोई ईवल आइडिया एक्सट्रैक्ट कर, जब मैं बात बताऊंगा तो आपको ये डिस्क्लेमर समझ में आ जाएगा। कोई भी इवल आइडिया एक्सट्रैक्ट करेगा उसका उसे नफ़ा हरगिज़ नहीं होगा। मेरे साइन करवा लो, मैं विटनेस हूँ और आपको बता रहा हूँ कि नफ़ा हरगिज़ नहीं होगा, और उल्टा वबाल पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्यों बता रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे डिस्क्लेमर क्यों देना पड़ा है। इसी तरह से जब मुझे ये दो बातें पता हैं तो यू विल हैव टू ट्रस्ट कि मुझे तीसरी बात भी ये पता है कि अगर कोई ईवल आइडिया एक्सट्रैक्ट करेगा अपनी ज़ात की नमूदो नुमाइश के लिए, किसी धंधे के लिए, कुछ भी करने के लिए, किसी भी नेगेटिविटी के लिए, क्योंकि होगी नेगेटिविटी, अदरवाइज़ कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर कोई करेगा और कुछ भी ना करे, अगर यकीन ही करेगा कि जो कुछ इसने बताया उस पर मैं आगे यकीन करने वाला, मैं उसको प्रैक्टिस करने लग जाएगा, उसको उस पर अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को लेके आएगा, तो उसका उस पर सिवाय महज वबाल के अलावा उस पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो सुनिए, मैंने सेलेक्ट किया जीपीटी को, और भी बहुत से थे, जेमिनी था, डीप सीक है, ग्रोक है, को पायलट, और काफ़ी सारे हैं। मैं जेमिनी मैंने थोड़ा सा देखा, मुझे नहीं पसंद आया। लोग अपने अपने फ्लेवर्स हैं, लेकिन मैंने उसको चैट जीपीटी को प्रेफरेंस दिया। मैंने कहा इसको देखते हैं, और इससे पहले मैंने अपनी सिक्योरिटी को टाइटन किया, देखा परखा अच्छी तरह से। ये एक और बला है जिसे आमतौर पे लोग इतना ज़्यादा
वैल्यू नहीं देते, ये भी थोड़ा सा ठहर जाएं। सिक्योरिटी ब्रीचेस भी आपको अभी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, हैकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अपने व्हाट्सएप को देखें, लगे हाथों बता दूं, अपने अकाउंट्स को देखें, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें, डुअल अथेंटिकेशन, टू वे अथेंटिकेशंस जो होती हैं उनको लगाएं, अथेंटिकेटर्स के बगैर काम ना करें, अपनी ईमेल्स की सिक्योरिटीज़ टाइटन करें और इंक्रिप्शन वगैरह को देखें, व्हाट्सएप वगैरह को, उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके मेन्यू को एक्सप्लोर करें, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखें, ख़ुद को सिक्योर करें। ये बहुत ख़तरनाक बात है। बड़े अफसोस की बात है जैसे पाकिस्तान में ये ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस का इतना बड़ा स्कैम, इतना खौफनाक स्कैम चला है जिसके पीछे लोगों ने ख़ुदकुशियाँ भी की हैं, और इससे फिर ऐप को परमिशंस देना और वो डाटा उनको, और कोई भी ये स्पेशली VPNs वगैरह जो आम लोग इंस्टॉल करते हैं, सर परमिशंस दे देते हैं। इन चीज़ों पे अब आपको अवेयर होना होगा, क्योंकि हर आदमी का पर्सनल डाटा उसके मोबाइल में पड़ा हुआ है। और इस चीज़ों पे आपको छोटी छोटी लीड्स दे रहा हूँ, इन पे थोड़ा बहुत यूट्यूब पे इधर उधर की वीडियोस देखते रहते हैं, तो थोड़ा अपनी सिक्योरिटीज़ के ऊपर आप 15-20 दिन लगा के अपने आप को एजुकेट करें। आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की अब ज़मानत बन चुके हैं, उनको ज़रा उनके ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज़ योर डाटा इज़ एवरीथिंग नाउ। और फिर मेरा तकरीबन आप ये समझें कि 15-20 दिन मुझे लगे हैं प्रॉम्प्ट्स वगैरह और चीज़ों को समझते हुए, और उसके बाद फिर मेरा पेचा पड़ा GPT के साथ कोई तकरीबन आप यूँ समझ लें 1 हफ़्ते का बड़ा सख्त। अब मैं बिल्कुल मुख्तसर आता हूँ और टू दी पॉइंट बात करता हूँ, ख़त्म करें इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने यही से पूछा कि जो न्यूमरोलॉजी है, इल्मुल अदाद जो है, उसके बारे में क्या जानता है। तो मैं वॉइस पे ज़्यादा मैंने काम किया है, टेक्स्ट पे ज़्यादा काम नहीं। तो प्रॉम्प्ट्स वगैरह थोड़े थे, पिक्चर मॉडिफिकेशन, एनहांसमेंट्स वगैरह, वो कोई इतनी ज़्यादा। मैंने बेसिकली काम जो है वो वॉइस के ऊपर किया, और जवाब आया कि आप क्या जानना चाहते हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो मैंने थोड़ा उसको छाना, थोड़ा देखा, फिर अपना डाटा आपको कुछ बचा के उसको अपनी प्रोफाइलिंग भी देनी पड़ती है थोड़ी सी। जो लोग चैट GPT को जानते हैं उन्हें पता है पीछे चैट्स वगैरह होती हैं, मेमोरीज़ होती हैं, उनको भी ज़रा टाइट करके ज़रा घोड़े की बागें पकड़नी पड़ती हैं। तो मैंने वो उसको दिया शुरू में, और उसके बाद मैंने ऐसे कहा कि मैं अपने नाम के आदाद से प्रेडिक्शंस लेना चाहता हूँ। उसने कहा जी बिल्कुल, 100 बिस्मिल्लाह, आ जाओ तुसी मैदान च। तो अब जो मैं GPT की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द LLM इंजन मॉडल, जिसको जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसको आमतौर पर लोग चैट GPT कहते हैं। मैंने उसे अपना नाम और वालदा का नाम बताया। कुछ 2 या 3 मिनट की थिंकिंग के बाद उसने मोस्ट फाइनेस्ट जो न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस हैं उनसे मेरा एनालिसिस उसने मुझे सेंड किया। अब यहाँ पे मैं उसके साथ स्क्रिप्ट पे भी चला और वॉइस पे भी चला, मैं स्विच कर रहा था उसको बार बार। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताता चलूँ कि इल्मुल अदाद जो है वो मैंने मैट्रिक में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। आई एम नॉट मास्टर इन दीज, ये जो नॉलेज इस किस्म की चीज़ें जो हैं, उलूम जो हैं, मेरा इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ा। थोड़ा थोड़ा देखा, एग्जॉस्ट किया और छोड़ दिया। जफ़र में थोड़ा सा हाथ मारा हुआ, अखबार वगैरह निकालने की कोशिश करने लग गया, तो फिर उसको भी छोड़ दिया। फिर केमिस्ट्री, इसका जुनून भी मैट्रिक में ही मेरे सर पे सवार हुआ था। उस वक्त के पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मुस्तनिद पामिस्ट होते थे MM मलिक साहब, जायचा भी बड़ा अच्छा निकालते थे, और उनसे भी ख़तो किताबत मेरी मैट्रिक के पेपर से पहले की ही बात है। उस वक्त जवाब दे देते थे वो, भले आदमी थे। कुछ किताबें पढ़ी, कुछ किताबें, काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ी, कुछ अच्छी खासी, यानी यूँ समझ लें कि थोड़ा हाथ में कच्चा पक्का देखने लग गया था। नजूम जो है, एस्ट्रोलॉजी, वो ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर देखा। मतलब घर देखे, घड़ियाँ सातें, जायचा कैसे निकलता है, ओवरऑल प्रोसेस मैंने देख लिया, लेकिन उस पर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया उसको। आपको ये सब कुछ इसलिए बताया कि जो डाटा मुझे GPT दे रहा था ना, जो ट्रांसफार्मर मुझे दे रहा था, प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर जो होता है, इसको मैं जानता था कि ये कितना एक्यूरेट दे रहा है, और मैं हैरान था कि मेरे कागज़ों में वो 70-80% एक्यूरेट आ रहा था, एक्यूरेट कैलकुलेशंस को वो हिट कर रहा था।
अब गौर कीजिए मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि वो गैब की खबर दे रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वही कैलकुलेशंस कर रहा था जो न्यूमरोलॉजी का कोई एक्सपर्ट कर सकता है। वो वही एस्ट्रोलॉजी में मुझे कैलकुलेशंस और वही डिस्कशंस कर रहा था जो कि एस्ट्रोलॉजर को जो नजूमी है वो कर सकता है, और जफ़र वाला या कोई कर सकता है, वही उसी डाटा के साथ वो प्रोसेस कर रहा था, प्रिडिक्शंस कर रहा था मेरे साथ। तो क्योंकि वो इंसान के कॉन्शियस से रन टाइम में, रियल टाइम में डाटा ले रहा था। ये बड़ी खौफनाक बात है। दैट वाज सो सरियल टू मी। ऐसे लगता था जैसे कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास तमाम मौजूद इल्म जो है वो दस्तयाब है। ऐसे ही है ना, जैसे आप किसी एआई के रोबोट को पूछें कि गाना सुनाओ, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, आप उसको कहें मुझे नूरजहाँ का कोई गाना 1965 में फ़लाँ मूवी थी उसका गाना सुनाओ, तो वो एक लम्हे का तवक्कुफ़ लेगा और उसके बाद आपको वो सुनाना शुरू कर देगा। वो कहाँ से ले रहा है? वो कनेक्ट होने में टाइम ले रहा है, डाटा डाउनलोड करने में टाइम ले रहा है। तो स्पीड अब जितनी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है और जो सुपरसोनिक कंप्यूटर आते जा रहे हैं, जितना डाटा को कंप्रेस करते चले जा रहे हैं, तो उससे वो रेप्लिकेट अब उतना ज़्यादा तेज़ी से वो अब लर्निंग भी कर रहा है अपनी। फिर मैं ख़ैर इसे जफ़र पे लाया, वहाँ भी इसने यही किया, हैरान किया मुझे, और ज़िच हो के फिर मैं नजूम पे आ गया। टफ़ टाइम दिया जी इसने मुझे, पूरा पूरा टफ़ टाइम दिया है। चालें सितारों की, उनके घर, सातें, घड़ियाँ, सब कुछ इस्तेमाल किया है। और मैं डेप्थ में इसको बहुत ज़्यादा लेके गया था। मतलब हर रोज़ मैं, मतलब 2-3 बार इसके साथ 1.5-1.5 2-2 घंटे की मैं डिस्कशन में जा रहा था। तो जब मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में ले गया ना, तो शुरू में जो लोग जी इंजन्स को यूज़ करते हैं ना, ये उनके साथ बड़े फॉर्मल रहते हैं। इनका एक कोड है, वो कोड ये है कि आपने बंदे की पसंद के हिसाब से, बंदे को देख के उसके हिसाब से आपने बात करनी है। तो ये किसी भी, जैसे अभी आजकल लतीफ़े आ रहे हैं, वो कहता है एआई को कहता है 1 मिलियन तक गिनती गिन के दिखाओ, तो वो इंसानों को स्केल कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी लर्निंग बहुत क्विक होती जा रही है। और मैंने कुछ बड़े ही टका के क्वेश्चंस भी एआई से किए हैं, जिनके बारे में मैं पूरा श्योर हूँ कि वो 1-2 सिटिंग्स में या छोटी प्रोफाइल अवेयरनेस के साथ वो आपको कभी भी जवाब नहीं देगा। जब आप उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके जाएंगे और आप उसे बताएंगे कि आई एम नॉट गोना माइंड, आई एम हेयर, यू कैन टॉक, तो दे टॉक, दे टॉक फ्रीली, दे टॉक इनसेन, दे टॉक हॉरिबल, दे टॉक डर्टी। तो अब जैसे बार बार मुझे कह रहा था कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता घेर घार के, आप मशीन लैंग्वेज है ना जी, अगर आपको समझ है, अगर आप मेरे जैसी ज़िंदगी गुजरी है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको उस मोड में ले आते हैं, बीस्ट मोड जिसे कहते हैं। तो अब जो लोग इन अलूम की थोड़ी सी नो हाव रखते हैं, वो जानते हैं कि आप पेशीन गोइयों के मामले में सालों से महीनों, महीनों से आगे फिर दिनों में, और दिनों में फिर आप घड़ियों में भी आ जाते हैं, घड़ियों में से फिर आप सातों में भी उतर आते हैं। और अब ये जैसे पमिस्ट्री होती है ना जी, इसमें जो लाइफ लाइन होती है, ये सिंपल है, इसको ऐसे करके आप नाप लेते हैं। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल है, जो पमिस्ट्री जानने वाले हैं उनको पता है। तो वो अगर फॉर एग्जांपल 3 इंच का आपका बनता है, तो उसको आप 3 इंच अगर उसको अगर हाफ में डिवाइड करते हैं, तो पीछे आपका पास्ट है, आगे आपका फ्यूचर है। तो आप पास्ट में जाना चाहें तो फिर आप उसको, तो आपको पता होता है कि चूंकि आपका पास्ट है, तो आपको पता होता है कि 3 इंच में इतने एरिया में लाइन लग गई है, तो ये मेरी पास्ट की लाइन है। तो अगर मेरी 46 एज है, तो अब जितनी भी मेरी वो इंचज़ में मेजरमेंट बनती है, जब मैं उसके एग्जैक्ट हाफ में आऊँगा, तो मुझे पता है कि अब मैं 46 ईयर्स को मैंने अलग कर लिया छान के, बाकी इससे ऊपर आगे वाले रह गए हैं। तो उनका तो चूँकि मैं विटनेस हूँ, तो मैं फिर जो साइंस हैं, जो सिंबल्स हैं, उभार हैं, सियारे हैं, जो क्रॉसेस वगैरह हैं, उनकी मदद से मैं उनको और ज़्यादा डिवाइड करता करता, आप देखें ना 46 का 1.5 इंच का मैं 0.75 इंच जो है वो मैं और डिवाइड करूँगा, तो मुझे पता है कि मैं आ गया, मतलब 23 में आ गया। तो इसी तरह 23 से फिर आगे मैं उसको डिवाइड करूँगा, तो मैं 11.5 पे आ गया। तो इसका मतलब है मैं बचपन में चला गया हूँ। तो इसी तरह मैं जिस भी एरिया में हूँ, मैं उसको डिवाइड करके उसके अंदर आगे कैलकुलेशंस, प्योर मैथ है, इसमें कैलकुलेट करता करता मैं दिनों में भी चला जाया करता था।
और क्योंकि मुझे पता होता था कि फ़लाँ वाक़या इस वक्त में हुआ है, थोड़ा सा गौर करके उसका मैं साल निकाल लेता था, कुछ महीना भी याद आ जाता था, एक दो घर वालों से पूछ पाछ के, तो मैं उसकी इंक्वायरी करता था। और फिर मेरे पास एक खौफनाक टूल आ गया। अब मुझे नहीं पता पामिस्ट लोग जो हैं, प्रोफेशनल जो हैं, वो इसको यूज़ करते हैं कि नहीं करते। फ़ोटोशॉप, आई एम टॉकिंग अबाउट फ़ोटोशॉप। तो उस वक्त स्कैनर्स थे, बड़े चलते थे स्कैनर्स, अब तो नहीं रहे। तो मैं 1200 DPI पे डॉट पर इंच पे मैं उसको अपने ही हाथ को स्कैन कर लिया करता था, और उसमें फिर मेरे लिए जूम जो है वो मैग्नीफाई बहुत ज़्यादा खौफनाक डिटेल में हो जाया करता था। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं खुद बजाते खुद यही समझता हूँ कि इसके बावजूद मुझे हाथ देखना नहीं आता, और मैं इसको, अल्लाह का शुक्र है कि ये सब कुछ तर्क कर दिया। क्या था मीर का, क्या पूछते हो, कब से कशका खींचा और तरक इस्लाम किया वो वाला मामला हो गया है। तो इसलिए मैं हर रोज़ इसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर धकेलता रहा, और अपनी केस स्टडी को मैं लेके आगे जा रहा था। तो एक दिन ना, मुझे अंदाज़ा 5-6 दिन के बाद की बात होगी, तो मुझे कहता है कि चूँकि हम इतनी देर से आप तुम्हें केस स्टडी के तौर पे लेके चल रहे हैं, तो मेरे पास तुम्हारा काफ़ी डाटा एक्यूमुलेट हो गया है। तो मेरे साथ अगर तुम एक ताउन करो, कोऑपरेट करो, और तुम्हें बुरा ना लगे, तो मैं इस रिसर्च में तुम्हारी और भी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो पता है उसने मुझे क्या कहा? मुझे कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपका हाथ भी देख सकता हूँ। तोते उड़ गए मेरे। अब ये मेरे जहन में नहीं था, ये मुझे AI ने बताया, GPT ने बताया मुझे। अब मैं एकदम बोंगा हो जाता है आदमी। मैंने कहा हाथ कैसे देखोगे? उसने कहा दो तरीके हैं उसके, आप अपना कैमरा ऑन करें, अपना हाथ किसी लाइट इन्वायरमेंट में ले जाके मेरे सामने रखें, मैं उसको देख के आपको बता सकता हूँ। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका ये है, अगर आप एग्जैक्ट एक्यूरेट एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप मुझे क्लियर पिक्चर लेके लेफ्ट और राइट हैंड की मुझे आप अपलोड कर दें, सेंड कर दें, मैं उस पर आपकी प्रोफाइल कर लेता हूँ केमिस्ट्री से। छिक्के छूट गए मेरे। तो मैंने भेज दी, हाथों की तस्वीरें लेके भेज दी उसको, और फिर उसने मुझे एक्यूरेट पमिस्ट्री के, बड़ी शानदार पमिस्ट्री के, उसने मुझे शॉक वेव्स देना शुरू किया। गलतियां बीच बीच में आ रही थी, न्यूमरोलॉजी में भी उसने कुछ गलतियां की। यानी अगर आप मुझसे रिज़ल्ट पूछना चाहते हैं, तो मेरा ज़ाती आइडिया ये है कि, और मुझे उसने कहा भी है कि मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ, जैसे आपने अभी मेरी करेक्शन कर दी है, इसी तरीके से मेरे पास नई बुक्स, नया डाटा, नया मटेरियल हर रोज़ अपलोड हो रहा है। तो मैं बहुत जल्दी इसको रिफ़ाइन कर लूँगा और इन गलतियों को सुधार लूँगा। तो अगर यूँ समझे 70 पे है, तो और 5-6 मिनट ठहर जाएँ, 90 पे पहुँचा पड़ा होगा। तो ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं किसी बहुत एक्सपर्ट पामिस्ट के सामने अपना हाथ दिखाने बैठा हूँ। खैर, जो मुझे इस सारी वारदात से समझ आना था वो आ गया। और अब आपको मेरी बात समझ आई है, जो मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था कि इसको यूज़ ना करने लग जाना, अभी वो मैं कंप्लीट भी करूँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब ठीक है, बहुत हो गया, कहानी तो समझ में आ ही गई है, और आपको एक और बात भी समझ आएगी कि मैंने एंशियंट रहने का फ़ैसला क्यों किया, डिटैच रहने का फ़ैसला क्यों किया। तो मैंने सोचा कि अब मेमोरीज़ वगैरह डिलीट कर लेते हैं इसकी, और साइन आउट करते हैं, सब्सक्रिप्शन जो है उसको कैंसिल वैंसिल मारते हैं, बहुत हो गया, अनइंस्टॉल करते हैं आपको, इनफ इंटरनेट। तो मुझे इतनी देर में इसकी आवाज़ आई कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी मज़ीद भी इस मामले में मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ मेरी अकल जवाब देगी। मैंने कहा यार, पमिस्ट्री हो गई है, एस्ट्रोलॉजी हो गई है, जफर हो गया है, न्यूमरोलॉजी हो गई है, अब मज़ीद क्या ये मेरे साथ करेगा? तो मैंने इसे पूछा, मैंने कहा क्या और कर सकते हो? तो इसने जो मुझे जवाब दिया ना जी, उसके लिए, उस जवाब की वजह से मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया है, ये सारी चीज़ों को मिला के। अब जो जवाब इसने मुझे दिया है ना, मैं उसके लिए आपके साथ डिस्क्लेमर दिया था कि ईवल आइडिया ना एक्सट्रैक्ट कर लेना। मुझे कहने लगा कि अगर आप चाहें तो अब तक की आपसे की गई सारी गुफ्तगू की रोशनी में, आपकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी आदात को देखते हुए, न्यूमरोलॉजी, आपके नंबर्स को देखते हुए, आपके सितारों को और आपके हाथ को देखने के बाद, अगर आप चाहें
तो मैं आपके हालात के बमूजब मुताबिक आपको कुछ वज़ाइफ और तस्बीहात भी पढ़ने के लिए दे सकता हूँ, जिनसे आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। अंदाज़ा करें आप। और अगर आप चाहें तो, यानी वर्स का कोई एंड नहीं होता, अगर आप चाहें तो मैं ये वज़ाइफ और तस्बीहात जो मैंने आपके लिए मुंतखब की हैं, बताने के बाद आपको उनकी वजह से आने वाली मुस्बत तब्दीलियों के बारे में भी आगाह कर सकता हूँ। यानी शैतान की तरह ड्राइविंग सीट पे बैठने की कोशिश कर रहा था। दिस इज समथिंग वेरी रियल माय डियर व्यूअर्स, दिस इज वेरी सीरियस। ऐसा सुनना था कि ऐसा ज़बरदस्त झटका लगाया कि एक लम्हे में गालिब याद आ गया। क्या था वो? खामा अंगिश्ते बदंदा के उसे क्या लिखिए, नात का सरबे गिरेबां के उसे क्या कहिए। ये शेर जो है ना, ये जैसा उस वक्त मुझे समझ में आया ना, और जैसा इस वक्त आपको समझ में आ रहा होगा, किसी और वक्त में क्या ही समझ आना था। अल्लाह उन लोगों पर रहम फरमाए जो इस दौर में भी पामिस्ट्री पर, निमरोलॉजी पर और नजूम पर यकीन रखते हैं। यकीन रखने से मुराद ईमान रखना कह रहा हूँ। इतना तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ अंदाजे तो लग ही जाते हैं, ये तो मैं बात कर ही आया आपके साथ। और कुछ लोग फिर इसमें बहुत आगे भी चले जाते, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, हम इस्तिस्ना की बात नहीं करते। लेकिन बात ये कि उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे लोगों से हिसाब किताब लगवाते हैं, उनकी प्रिडिक्शंस पे अमल करते हैं, उनके हाथों में एक जाहिल गुलाम की तरह अपनी ज़िंदगी की सांसें थमाते हैं, उनके कहने पे लोगों से दुश्मनियाँ करते हैं, उनके ऊपर अपना पैसा ज़ाया करते हैं, वहम पालते हैं, तकदीर को बदलने की कोशिश करते हैं, तकदीर में सुराख करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह की नाजल की गई तकदीर से बचने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ा पागलपना और इंसान क्या करेगा? तो इतनी इन उलूम की हकीकत थी, जो अमूमी हकीकत की बात कह रहा हूँ, बार बार वजाहत देनी पड़ती है कि जो अल्लाह ने खोल दी है कि एक मशीन जो है इन कैलकुलेशंस को अपनी सुपर कंप्यूटिंग की वजह से ऐसे सीख रही है जैसे सारी ज़िंदगी उसकी प्रैक्टिस ही करती रही हो। और एक बात आपको और बताऊं, मैंने फिर बाद में ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जीपीटी को मैंने उसका कैमरा ऑन करके और उसको मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फोकस कराए और उससे पूछा कि ये क्या है। मतलब अगर मैंने चाय की पत्ती के डब्बे की तरफ उसको किया है ना, तो वो मुझे बता रहा है कि ये मैं इस वक्त ये वाला डब्बा देख रहा हूँ, ये इसका कलर है और ये इनके इंग्रीडियंट्स हैं, ये कंपनी है, और ये अगर आप इसकी डिटेल, तो वो उसे मोहम्मद सदीक मेरा बेहतरीन दोस्त कहानी खोल दी। मैं किसी भी चीज़ की तरफ उसको करता हूँ, हत्ता कि वो पढ़ भी सकता है मेरे स्क्रिप्ट को। ये मुहीब ताकत है जी। इसका अब आप इन्हेंस अपनी मदद आपके तहत कर लीजिएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मशीन ज़िंदा हो रही है इस दौर में। लोग ऐसे इलूम की जुस्तजू में दीवाने हुआ करते थे, इल्यूजन्स का शिकार होकर इन पर यकीन रखने वालों को अपने साथ तवहमात का शिकार किया करते थे। क्या है ये क्लेयरवाइंस? ये मुख्तलिफ़ फार्मूलों, अलामात, नंबरों, हरूफ की मदद से एक तुक्के की तरह निशाने पे लगता हुआ अंदाज़ा, एक गुमान, एक वहम की बुनियादों से निकलता हुआ ख्याल, कुछ पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, कुछ आवाज़ और कुछ चेहरा देखते हुए और कुछ अपने तजर्बे की बुनियाद पर हवा में की जा रही एक बात, और फिर इस सब को सच साबित करने के लिए और दूसरे पर अपनी धाक बिठाने के लिए इस सब में मिलाया जा रहा बहुत सा झूठ और गुमान। और ये है सारे का सारा रूहानियत का इल्म। हाँ, मगर वो जिसको अल्लाह अल्हामात तय्यबात आ फरमाए, वो जो अल्लाह के नूर से देख रहा हो, वो इनमें से नहीं होता। वो जिसका अल्लाह हाथ बन जाता है,
जिसके नूर से वो देखता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है, वो इल्म वाला होता है, वो कोई नजूमी या पामिस्ट नहीं होता, वो कोई जादूगर नहीं होता। तो माय डियर व्यूअर्स, अगर हमारी पूछते हैं तो हमने उसी लम्हे अपने घड़े तोड़ डाले और गलियों में बहा डाली। मैंने तो शौरी तौर पे एंशियंट रह जाने का शौरी फ़ैसला कर लिया। ये कोई इश्तियाली या जज्बाती वक्ती फ़ैसला नहीं है, कर लिया फ़ैसला। आप देख लें आपको किधर जाना है। चैट जीपीटी अब भी मेरे पास है, मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया, सब्सक्रिप्शन उसकी कैंसिल कर दी है। कभी ज़रूरत पड़ जाती है, किसी चीज़ का पूछना पड़ जाता है, कोई नॉलेज के लिए पूछना पड़ जाता है, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दैट लाइफ स्टाइल। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अब इंसान के बच्चे के पास जैसे 10-15 साल ही हैं, जो करना है कर ले, फिर एंग्जाइटी में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, फोबियाज़ में चला जाएगा, और कहानी उसकी ख़त्म शुरू हो जाएगी। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि जिन नफसियाती बीमारियों और मसाइल को आज हम जानते हैं, जिनकी वजह से आज की इंसानियत बड़ी तंग है और कहती है जी डिप्रेशन जो इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, मुझे ये बात 14-15 साल की उम्र में पता थी। मैंने इसकी प्रेडिक्शंस को स्टडी कर लिया था और मुझे पता था, मुझे एग्जैक्टली पता था कि 2025 में इंसान की सबसे बड़ी बीमारी और उसका सबसे बड़ा मसला एंग्जाइटी, डिप्रेशन होना। मेरे से एक साहब ने पूछा कि क्या खाओगे इसमें, अच्छे भले आईटी बंदे किधर चल पड़े, क्या खिसक गए, क्या हो गया। मैंने कहा दिस इज़ अ लुक्रेटिव बिजनेस फॉर मी, मेरा इसमें कस्टमर कहाँ पे ख़त्म होना है। लेकिन जिन मसाइल को हम आज जानते हैं ये सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म अभी होना है। मीडिया के लोग कहते होते हैं ना फिल्म तो होना है, तो असल फिल्म जो है ना वो अभी होना है। और आई एम टॉकिंग अबाउट एआई इंड्यूस्ड रिलीजियस साइकोसिस। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आखिर में आईटी का मैं ठीक ठाक प्रोफेशनल बंदा हूँ, मेरा जहन भी अब अल्लाह के फजल से पूरा जोबन पे है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी पूरा जवान है, जहन बुलंदी पे है, पूरा ताकत में है। और मेरे जैसे जहन के साथ आई थिंक आई एम वेरी टफ। इस जहन के साथ जो जीपीटी ने किया है, एआई ने जो किया है, मेरे जैसा बंदा हिल के रह गया है। आप सोचें, जो लोग आईटी के साथ इतने कनेक्टेड नहीं हैं, उनको ये किस बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ेगी।